हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी टीईटी 2026 के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में यदि आपको अच्छे अंक लाना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैंने 30 ऐसे प्रश्न चुने हैं जो पिछले वर्षों की प्रश्नों की शैली पर आधारित हैं। यदि इनमें से आप 25 प्रश्न भी कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का ये सिलसिला। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक चारों का अधिकार? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार इस समय अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके आर्टिकल 300A के अंतर्गत वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर गोवा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल, क्योंकि भारत में सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून के आसपास केरल से भारत में प्रवेश करता है और फिर धीरे धीरे वहीं से उत्तर की ओर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? गेहूँ, चाय, कपास या जूट? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास। दोस्तों काली मिट्टी में नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है, इसलिए यह कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल या रोपड़? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। ये लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए थे और इन्होंने इसके साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया था, जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योगों का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, वन क्षेत्र बढ़ाना या दुग्ध उत्पादन बढ़ाना? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उन्नतशील बीज, सिंचाई और उर्वरकों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? राजस्थान, झारखंड, पंजाब या हरियाणा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड का एक कोडरमा क्षेत्र है जो अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यह क्वेश्चन यूपी टीईटी की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920?
इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन ने एक अलग रूप ले लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को रबी फसल कहा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, कपास। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। रबी फसल प्रायः सर्दियों में बोई जाती है और यह बसंत ऋतु में काटी जाती है। गेहूं इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? संसद चलाना, मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति बनाना, चुनाव कराना या कानून बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति बनाना। यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा जारी करता है, बैंकों का नियमन करता है और मौद्रिक नीति लागू करता है। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित है। भाखड़ा नंगल बांध, सतलुज, हीराकुंड, गोदावरी, टिहरी, नर्मदा, सरदार सरोवर, महानदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध। ये सतलुज नदी पे स्थित है, जबकि हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे स्थित है। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को अस्थाई स्वामित्व दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दामोदर बंगाल का शोक, कोसी बिहार का शोक, ब्रह्मपुत्रा असम का शोक, गोदावरी दक्षिण भारत का शोक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत का शोक, क्योंकि दामोदर, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने अपने क्षेत्र में बाढ़ के कारण शोक कहलाती हैं, जबकि गोदावरी नदी को नहीं बोला जाता। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1939, 1940, 1942 या 1945। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है केवल सरकारी स्वामित्व, केवल निजी स्वामित्व, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी, विदेशी कंपनियों का नियंत्रण। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का खनिज भंडार कहलाता है?
मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार या दक्कन का पठार? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। झारखंड एवं आसपास का क्षेत्र जो छोटा नागपुर पठार है, ये कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट जैसे खनिजों से समृद्ध है। अगर अब तक अपने 15-20 क्वेश्चनों में से लगभग 17 या 18 क्वेश्चन सही कर लिया है तो दोस्तों आप समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी के स्तर का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर में 1582 ईस्वी में अनेक धर्मों के सहयोग से एक नए धर्म दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? शिमला, चेरापूंजी, मासिनराम या दार्जिलिंग? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मासिनराम। मेघालय में मासिनराम भारत के सर्वाधिक औसत वर्षा में स्थानों में गिना जाता है, यानी भारत की सबसे अधिक औसत वर्षा वो मासिनराम में होती है जो मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नीति आयोग? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ भारत में राष्ट्रीय आय और अन्य प्रमुख सांख्यिकी आंकड़ों का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में सभी वर्गों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इसका उत्तर है दोस्तों असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश में बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा एवं महानदी? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं, या यूँ कह सकते हैं इसको यह पश्चिम की दिशा में बहती हैं। यह क्वेश्चन यूपी टीईटी की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? उद्योग, व्यापार, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां या बैंकिंग? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या 73वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता या सिंधु सभ्यता? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उस समय तांबा और टिन से कांसे का व्यापक उपयोग होता था, जबकि लोहे का प्रयोग नहीं था। इसी के साथ उम्मीद है कि आज के 30 प्रश्नों से आपकी तैयारी और मजबूत होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला के लिए ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।